मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। आस्था, रोमांच और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के समन्वय से राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूत किया जा रहा है। तीर्थ यात्रियों को सुगम बनाने के लिए केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए हजारों करोड़ की लागत से रोपवे परियोजनाएं यहां पर शुरू की गई है, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी। पहली बार शुरू की गई शीतकालीन यात्रा और मान संखंड मंदिर माला मिशन के तहत धार्मिक सर्किट विकसित कर पर्यटन को वर्ष भर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य को एडवेंचर टूरिज्म हब बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें हिमालयी चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोलना और हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन जैसे आयोजन शामिल है। वेड इन उत्तराखंड जैसी पहल से राज्य वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी आगे उभर रहा है। कुल मिलाकर उत्तराखंड आस्था के साथ आधुनिकता के मॉडल के जरिए पर्यटन क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। और अब खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 साल 23 मार्च को पूरे होने जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो वहीं देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला अधिकारी देहरादून सविन बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और जनहित योजनाओं की प्रदर्शनी भी इसमें लगाई जाएगी, जिनका लाभ आमजन तक पहुंचेगा। इसके साथ ही महिला समूह के सशक्तिकरण और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। सरकार द्वारा रोजगार सृजन और जन कल्याणकारी योजनाओं को भी इस दौरान प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपको बता दें कि धामी सरकार को 23 मार्च को 4 साल पूरे हो रहे हैं। 23 मार्च को धामी सरकार के 4 साल पूरे होंगे और इसी उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो जिला से लेकर तहसील तक कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होंगे। देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें लोगों को सम्मानित किया जाएगा। योजनाओं की प्रदर्शनी इस कार्यक्रम में लगेगी। हमारा 23 मार्च को जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो देहरादून में आयोजित होना है और उसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उसका उद्देश्य ये है कि इन 4 साल में राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों को अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग फील्ड्स में नई नई योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। जो हमारे अंतिम चरण के बुजुर्ग, महिला, बच्चे, उनके लिए नए नए स्कीम्स, आइडियाज से ये कोशिश की गई है कि उनकी जीवन में कुछ मीनिंगफुल चेंज आए और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इजाफा आए। सो ऐसे हमारे महिलाओं से, हमारे बच्चों से, हमारे किसानों से, जो हमारी स्वयं सहायता समूह हैं या फिर हमारे बुनकर हैं, आर्टिसंस हैं, उन सबके साथ संवाद भी किया जाएगा। वो हमारा 23 मार्च। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट का विस्तार करते हुए 5 नए मंत्रियों को शामिल किया है और उनके बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। इस विस्तार के तहत खजनदास भारत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह खेड़ा को मंत्री बनाया गया है, जिन्हें वे विभाग सौंपे गए हैं जो पहले मुख्यमंत्री के पास थे। इस पूरे फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को लेकर है, जिन्हें चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह विभाग पहले धन सिंह रावत के पास था। राजनीतिक रूप से इसे मुख्यमंत्री द्वारा सुबोध उनियाल पर जताया गया बड़ा भरोसा माना जा रहा है। तो उत्तराखंड से खबर है, जहां नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और 5 यहां पर मंत्री बनाए गए हैं, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों का अब मंत्रियों में बंटवारा कर दिया है। सुबोध उनियाल को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो पहले धन सिंह रावत के पास ये विभाग था और अब सुबोध उनियाल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।
देहरादून से खबर है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के बीच विभागों का बहुप्रशिक्षित बंटवारा यहां पर कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन, गृह, कार्मिक, सतर्कता और सूचना जैसे अहम विभाग अपने पास ही रखे हैं, तो वहीं नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। खजान दास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और छात्र कल्याण विभाग यहां पर दिए गए हैं, जबकि मदन कौशिक को आपदा प्रबंधन, पंचायती राज और आयुष विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भरत सिंह चौधरी को ग्राम्य विकास और खादी ग्रामोत्थान, प्रदीप बत्रा को परिवहन और आईटी विभाग और इसी के साथ राम सिंह केड़ा को शहरी विकास और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। इस बंटवारे को प्रशासनिक संतुलन और बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और आप खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर नगर निगम को जल्द ही एक नई और आधुनिक पहचान मिलने जा रही है। पुराने जर्जर भवन की जगह अब एक नई बहुमंजिला हाईटेक इमारत का निर्माण होगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने 15 करोड़ 74 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी है। महापौर विकास शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह बजट स्वीकृत हुआ है और जल्द ही निर्माण कार्य भी यहां पर शुरू किया जाएगा। इस नई इमारत से नगर निगम की कार्य प्रणाली अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां 15.74 करोड़ रुपए की धनराशि हाईटेक कॉम्प्लेक्स के लिए स्वीकृत हुई है। जर्जर भवन की जगह अब नया हाईटेक बहुमंजिला इमारत यहां पर नगर निगम की बनने जा रही है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू होगा। तरफ हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के 4 साल पूर्ण हो गए हैं और उन 4 साल पूर्ण होने पर हमें इस बिल्डिंग की सौगात मिली है। ये बिल्डिंग, हमारा जो इसका भवन है, इसका जो डिजाइन है, वो उत्तराखंड संरचना और जलवायु सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये बिल्डिंग पूरी भूकंप रोधी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के बनने से नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है वो भी पारदर्शी हो जाएगी, सुदृढ़ होगी और जिसका सीधा लाभ शहर की जनता को मिलेगा। इसमें जो सिल्ट पार्किंग है उसमें वाहन खड़े करने के साथ साथ वेटिंग रूम होगा, टैक्स कलेक्शन होगा और साथ में स्टोर रूम बनेगा। इसमें प्रथम तल और पर हमारे जो यूएलबी का है उनके सारे ऑफिस बनेंगे। इसका सेकंड फ्लोर जो है वो हमारे कॉमर्शियल यूज़ के लिए आएगा और इसकी जो छत है उस पर भी हम एक हॉल बनाने जा रहे हैं, उसको भी हम कॉमर्शियल इस्तेमाल में करेंगे ताकि नगर निगम। और आप खबर उधम सिंह नगर से है, जहां बरा स्थित फार्म हाउस पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार के यहां झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। राज्यपाल का स्वागत प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर और मंच पर स्मृति चिन्ह और गंगाजल और रुद्राक्ष देकर किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने इस सभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला और कहा कि देश की आज़ादी के समय ही नहीं, आज भी ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता महसूस होती है। कार्यक्रम में उत्तराखंड भाजपा की सह प्रभारी रेखा वर्मा, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री संजय सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल समेत क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रशासन ने कार्यक्रम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहां पर किए थे। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां ईश्वरी प्रसाद गंगवार के फार्म हाउस पर राज्यपाल पहुंचे। राज्यपाल ने सरदार पटेल के आदर्शों पर इस दौरान प्रकाश डाला और उनकी मूर्ति का अनावरण भी किया। उत्तराखंड में केवल एक रुद्रपुर में सरदार पटेल साहब की प्रतिमा थी। अपने गांव में ही, अपने फार्म हाउस पे ही सरदार पटेल जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखेंगे। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया और ऐसे महापुरुषों को, हमारे क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना हम लोग का परम कर्तव्य है। यह हमारे लिए नहीं है, यह हमारे क्षेत्रवासियों के लिए है कि ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि हम उनसे अलग हैं या हम उनसे अलग कोई तरीके की एक बात रखते हैं।
मैं तो ये चाहता हूँ कि लौह पुरुष जी ने और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें यही सिखाया है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन पांचों उंगलियां हमारे शरीर का हिस्सा होती हैं। और जो 5 उंगलियां जैसी है ऐसी हम लोग इस देश में अलग अलग जाति, बिरादरी, धर्म के और अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं, लेकिन हैं हम भारत देश का ही हिस्सा। तो भारत देश में जब एकता, समानता, इंसानियत आगे बढ़ेगी तो सब एक साथ एकजुट होकर इस देश को एक उज्जवल देश की तरफ लेके जाएंगे। पटेल का जो व्यक्तित्व था, अब महसूस होता है कि उसकी उपयोगिता उनकी जो आज़ादी के समय थी, आज़ादी के बाद निरंतर लोगों को लगता है कि वास्तव में उनकी आवश्यकता अब भी है। और एक बात महसूस करें आप कि दुनिया में लोग बिस्मार्क का नाम याद करते हैं, पर लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने उससे आगे बढ़कर काम किया। बिस्मार्क तो काम छोटा किया, पर 500 से अधिक रियासतों को जोड़ना मिलाना एक बहुत ही अचीवमेंट था। और वास्तव में सरदार पटेल ने जिस प्रकार से काम किया वो अपने आप में अद्वितीय था। और आज यहाँ पर जो मूर्ति लगी है, वास्तव में लगातार हम सबको प्रेरणा। और आप खबर देहरादून से है, जहां नवरात्रि के पावन अवसर पर देहरादून से एक बेहद प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां जिला प्रशासन ने जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा को नई जिंदगी दी है। दरअसल ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में आयोजित नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के 14वें संस्करण में जिलाधिकारी सविन बंसल ने 10 बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित करते हुए करीब 2,03,000 रुपए के चेक यहां पर वितरित किए हैं। देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में 10 बालिकाओं को चेक सौंपे गए हैं। जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा को नई जिंदगी मिली है, नई पहचान मिली है। तो नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के तहत चेक यहां पर वितरित किए गए हैं। तो I would like to thank CM sir and DM sir for paying my fees because we had financial conditions. My father is not alive, and I would like to thank everyone who helped me to pay my fees and help me study. मेरे पापा हमारे साथ नहीं रहते हैं और मेरी मम्मी बाहर काम करती है, तो इसलिए मेरी मम्मी हमारी फीस नहीं दे पा रही क्योंकि मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है। तो डीएम सर और सीएम सर का थैंक यू, मेरी फीस जमा कर। फर्स्ट टाइम हूँ और मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, जिस कारण मेरी मम्मी की जो मदद है वो फीस नहीं भर पा रही है काफ़ी टाइम से, मतलब 1 साल हो गया है। तो अब नंदा सुनंदा पे थैंक यू सर, डीएम सर, सीएम सर, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद करी है। मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी क्योंकि उनकी किडनी में इंफेक्शन था, इसलिए डीएम सर ने हमारा बहुत ज़्यादा मेरी फीस हो रही थी, रुक रही थी, मेरे पापा भर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने मेरी फीस भरी और उनका बहुत बहुत। देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि अगर कोई पॉलिसी गैप्स रह जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स में वेज एंड मीन्स हमारे ऐसे नए ईजाद होने चाहिए जिससे हम उनको फिल इन कर पाएँ। तो इसी तरह से ये एक ऐसा फिनोमिना था कि कुछ हमारी जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, और मीनवाइल उनका फैमिली में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई, ईदर ऑफ द पेरेंट्स में किसी की डेथ हो गई, अर्निंग मेंबर नहीं रहे, या ऐसी इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो गई, कोई इतने गंभीर बीमार हो गए पेरेंट्स कि वो आगे अपनी पढ़ाई रिज्यूम नहीं कर पा रही और उसको ड्रॉप आउट लेना पड़ रहा है। सो उनकी पढ़ाई की निरंतरता रहे, कंटिन्यूटी बरकरार रहे, उसके लिए ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था। और इसका जो स्पिरिट थी वो ये थी कि जो हमारी नंदा सुनंदा देवियां हैं वो ये ऐसी बालिकाएं हैं कि जिनको अगर हम सशक्त कर दें तो हमारी जो स्तुति है उसको एक पढ़ेंगे। उत्तराखंड से खबर है, जहां मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव 27 मार्च को होने तय हो गए हैं, जिसके तहत नामांकन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में अध्यक्ष पद के लिए दावेदार सुनील सोनकर ने अपने पूरे पैनल के साथ नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान उनके समर्थक बड़ी संख्या में नाचते गाजते चुनाव कार्यालय तक पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए उनके समर्थन में माहौल बनाया। नामांकन के साथ ही व्यापार संघ चुनाव का माहौल यहां पर गर्मा गया है और आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।
नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में सुनील सोनकर ने व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुख मुद्दा यहां पर बताया। उन्होंने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी परेशान हैं, लेकिन वर्तमान व्यापार मंडल ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा नेतृत्व व्यापारियों के मुद्दों से भटक गया है। सोनकर ने आश्वासन दिया कि जीत मिलने पर उनकी टीम व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेगी। की बात सही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पा रही है और यही कारण रहा कि आज मुझे मैदान पर उतरना पड़ा। मसूरी की जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है, व्यापारी का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। और जो समस्या वर्तमान में अगर गैस की बात करी जाए तो आज सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। कमर्शियल सिलेंडर के आप हालत देख रहे हैं। हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका रोजगार बंद हो रहा है, परंतु किसी प्लेटफॉर्म पे वो बात नहीं उठ पा रही है। अगर बात करी जाए छोटी छोटी चीजों को लेकर, देखे व्यापारी वैसे अपने आप में सक्षम है, सब कर लेता है। संगठन का मतलब होता है कि सारे व्यापारियों को एक साथ होकर उनकी मुद्दों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर उठाना है। आज बैली ब्रिज का हाल देख लीजिए। हमारा मसूरी पर्यटन पर निर्भर है और ऐसे में अगर बैली ब्रिज का वैकल्पिक एक और बैली ब्रिज नहीं बनाया जाता तो आने वाला पर्यटक इससे प्रभावित होगा, हमारा व्यापार प्रभावित होगा। और इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता बदलाव की दिशा में काम कर रही है और इस बार जरूर बदलाव होगा। मेरा पूरा पैनल और हर वर्ग के लोगों को हमने इस पैनल में जोड़ा है क्योंकि मसूरी सभी फूलों के गुलदस्ते से एक बड़ा। और अब खबर चंपावत से है, जहां चंपावत जिले के दूरस्थ गांव रोकुवर से जहां प्रशासन की संवेदनशीलता का अनोखा उदाहरण देखने को मिला, जब जिला अधिकारी मनीष कुमार खुद करीब 3 किलोमीटर दुर्गम जंगल का रास्ता पैदल तय कर ग्रामीणों के बीच पहुंचे। ग्राम पंचायत भंडार बोरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित चौपाल में डीएम ने न सिर्फ ग्रामीणों की समस्याओं को सुना बल्कि मौके पर ही उनके समाधान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। रास्ते में उन्होंने ग्रामीण त्रिलोक सिंह कुंवर के घर रुककर आजीविका और खेती बाड़ी की जानकारी भी ली और संबंधित अधिकारियों को पीएम किसान योजना और आयुष्मान कार्ड जल्द बनवाने के निर्देश भी इस दौरान उन्होंने दिए। जनपद चंपावत में गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू और सुलभ बनाने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने चंपावत स्थित गैस एजेंसी और छतार डिलीवरी पॉइंट का स्थलीय निरीक्षण कर उपभोक्ताओं से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने गैस वितरण को पारदर्शी, समयबद्ध और जन सुलभ बनाने के निर्देश देते हुए वार्डवार वितरण रोस्टर लागू करने को भी कहा ताकि भीड़ कम हो और लोगों को नजदीकी केंद्र पर समय से गैस मिल सके। साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण में दिक्कत झेल रहे उपभोक्ताओं का पंजीकरण एजेंसी से माध्यम से कराने के निर्देश भी उन्होंने यहां पर दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं को ही गैस दी जाएगी और सभी को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा ताकि जिले में किसी भी नागरिक को असुविधा न हो। कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि हर्षित पंत, जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट सहित अन्य अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। का प्रतिशत होता था उससे जो अभी वर्तमान में खपत है उसको देखते हुए हमारे डोमेस्टिक सप्लाई को पहले पूर्ति करते हुए उसमें प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जैसे मैं रेस्टोरेंट और आपके होटल ढाबास की बात करूं तो उसमें 7% जो पहले हमारे पास लगभग पर डे 1700 और 1800 कमर्शियल सिलेंडर था की आपूर्ति की मांग रहती थी, वो प्रत्येक जनपद को 8 to 9% उसकी मांग की आपूर्ति की जाएगी। इसको ग्रेजुअली फिर आगे भारत सरकार के द्वारा इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उनकी आपूर्ति के लिए भी सरकार। और अब देहरादून के विकास नगर से खबर है, जहां नया गांव के पास झूला पुल के नजदीक एक शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान महेंद्र उर्फ रिंकू के रूप में यहां पर हुई है। मृतक देहरादून के बूढ़पुर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मृतक नशे का आदी था। 18 मार्च से लापता था मृतक। 20 मार्च को पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो मृतक की पहचान महेंद्र उर्फ रिंकू के रूप में हुई है। नया गांव के पास झूला पुल के पास एक शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो शव की पहचान महेंद्र उर्फ रिंकू के रूप में हुई है। अब पुलिस आगे की जो जांच है उसमें लग गई है। तो देहरादून के विकास नगर से बड़ी खबर है, जहां एक शव बरामद हुआ है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है।
तो मृतक की पहचान महेंद्र उर्फ रिंकू के रूप में हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली खानपुर में क्राइम सीन से साक्ष्य जुटाने की बारीकियों को समझाने के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को डेमो क्राइम सीन के माध्यम से साक्ष्य संकलन की व्यवहारिक ट्रेनिंग दी गई, जिससे वे मौके पर सटीक और वैज्ञानिक तरीके से जांच कर सके। कार्यशाला में फुटप्रिंट एविडेंस कलेक्शन का भी यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार छोटे छोटे निशान भी जांच में अहम भूमिका निभाते हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से पुलिस कर्मियों की इन्वेस्टिगेशन स्किल्स यहाँ पर निखार में आता है और मामलों में जल्द और सटीक खुलासे में मदद भी मिलती है। यह पहल पुलिस को प्रोफेशनल और तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और आप खबर देहरादून के विकास नगर से है, जहां नया गांव के पास झूला पुल के पास एक शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान महेंद्र उर्फ रिंकू के रूप में यहां की गई है। मृतक देहरादून के बूढ़पुर निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मृतक नशे का आदी था और 18 मार्च से लापता था। 20 मार्च को पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो विकास नगर से बड़ी खबर है, जहां एक शव मिला है। मृतक देहरादून के बूढ़पुर का निवासी बताया जा रहा है। मृतक की पहचान महेंद्र उर्फ रिंकू के रूप में यहाँ की गई है। आपको बता दें कि 18 मार्च से ये जो मृतक था ये लापता था। 20 मार्च को पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और आज इस युवक का शव यहाँ पर मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो नया गांव के पास झूला पुल के नजदीक ये शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो शव की पहचान महेंद्र उर्फ रिंकू के रूप में हुई है। आपको बता दें कि ये जो युवक है वो 18 मार्च से लापता था और नशे का आदी था। चंपावत के टनकपुर में आयोजित मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में उठी एक जनमांग ने प्रशासन की तेज कार्यशैली को उजागर कर दिया है। ग्राम सभा छीनी गोट के ग्रामीणों ने ओपन जिम की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। इसका परिणाम ये रहा कि बेहद कम समय में गांव में ओपन जिम की स्थापना कर दी गई है और अब क्षेत्र के बच्चे और युवा आधुनिक उपकरणों के साथ नियमित व्यायाम कर रहे हैं, जिससे उनकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आया है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। इस पहल से ग्रामीणों में खासा उत्साह है। ग्राम प्रधान इंद्रदेव विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी ग्राम सभा छीनी गोट के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए और सभी ग्रामवासियों के लिए ओपन जिम की व्यवस्था करी और जिससे आज सभी नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारे गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, जो नदी के द्वारा जो कटाव हो रहा था, उसकी सुरक्षा हेतु भी क्या कहते हैं 5,96,00,000 की योजना जो पास की है, उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी ग्राम सभा छीनी गोट के निवासियों को। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे मंदिर के सौंदर्यीकरण अन्य योजनाएं हमारी ग्राम सभाओं को दी गई हैं, जिसके लिए हम समस्त ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त